हेलो एवरीबॉडी, एसडीआई गुरुकुलम में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण दीक्षित आपके लिए एनवायरनमेंट का 6 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ का आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई किस तट पर पाई जाती है? गुजरात, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो भारत में जो ज्वार भाटा आता है कौन से तट पर सर्वाधिक उसकी ऊंचाई पाई जाती है? तो सर्वाधिक ऊंचाई आपकी जो पाई जाती है वो गुजरात के ओखा तट पर पाई जाती है। गुजरात में आपका तट है ओखा, जिस उस पर 2.7 मीटर इतनी ऊंचाई मापी जाती है, सर्वाधिक है जो भारत में। नेक्स्ट, निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कैथोलिक, डाइक, ग्रेनाइट या उपर्युक्त सभी। तो इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? कैथोलिक, डाइक, ग्रेनाइट या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, कैथोलिक भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, डाइक भी और ग्रेनाइट भी। तो यहाँ से आपका उत्तर है वो डी सही होगा कि जो आग्नेय चट्टानों के ये सभी आपके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर स्केल, रॉसी-फेरल, मर्केली या उपर्युक्त सभी। किस पर मापी जाती है? देखिए, अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर के 9 तक के अंक पाए जाते हैं। रॉसी-फेरल की अगर बात करें तो रॉसी-फेरल पर 1 से लेकर के 11 तक अंक पाए जाते हैं। मर्केली स्केल की अगर बात करें तो 1 से लेकर के 12 तक इस पर अंक पाए जाते हैं। ये स्केल हैं हमारे, और ये तीनों ही आपके क्या हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के आपके जो स्केल हैं, और तीनों स्केलों पर जो नंबरिंग होती है वो ये होती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बिहेवियरल जो है आपका वो कौन सा है? वो पहला वाला है, रिक्टर स्केल। लेकिन बाकी के ये दोनों भी आपके भूकंप की तीव्रता को ही मापते हैं। तो यहाँ से आपका उत्तर सही होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जीरो कार्बन शहर कौन सा है? मस्दर, दिल्ली, न्यूयॉर्क या कोई नहीं। देखिए, अगर विश्व का पहला जीरो कार्बन शहर की बात करते हैं तो वो है आपका मस्दर, और ये आपका स्थित है कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है आपका, यूएई में। और ये आपका विश्व का पहला जीरो कार्बन शहर है। देखिए, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बात की थी विश्व में कार्बन नेगेटिव देश की, तो वो हमारा था कौन सा? भूटान। और लेकिन यहाँ पर शहर की बात की गई है, तो ये विश्व का पहला जीरो कार्बन शहर है जो यूएई के मस्दर में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या सिलिका से। किससे होता है? तो श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है वो आपका होता है टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग। तो फिफ्थ का आपका जो है वो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड के द्वारा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो पहचाना गया था वो पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। और कब पहचाना गया था? 1824 के समथिंग, 1824 के आसपास इसको जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर के द्वारा पहचाना गया था। और 1859 के आसपास इसको टिंडल ने इसके जो रीजन हैं, कारण हैं, उनको बताया था। तो यानी कि सबसे पहले पहचान इसकी जो की थी ग्रीन हाउस प्रभाव की, वो जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने की थी, और 1859 में टिंडल ने फिर इसके कारणों का पता लगाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? 800 डीयू, 400 डीयू, 200 डीयू या इनमें से कोई नहीं। देखिए, डीयू क्या है? डीयू है आपका क्या? डॉप्सन, जो कि आपके ओजोन परत को मापने की इकाई कहलाती है। क्या? डॉप्सन। तो 200 डीयू से नीचे या 200 डीयू से पतला होने पर परत को क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र की संख्या दी जाती है। और जो आपका 100 डीयू होता है, 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर के होता है।
सॉर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू 1 mm, ये होता है आपका। यानी कि 2 मिलीमीटर से नीचे अगर चला जाता है क्या आपका ओजोन का लेयर की जो मोटाई है, तो उसको आप उसको माना जाएगा क्या, ओजोन छिद्र। यानी कि यहाँ से आपका सी उत्तर जो है वो सही होगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 8th, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वातावरण में सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, H2S, SF6 या SO2। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस कौन सी, देखिए सभी आपके जो हैं वो क्या हैं, वो सल्फर से ही रिलेटेड हैं। ये है आपका सल्फर, ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बी, और सी है आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, और ये है आपका सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक है इसमें कौन सा, डी ऑप्शन आपका जो है वो SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। क्यों है, क्योंकि ये आपका वाटर से, या आप बोल सकते हैं किससे, वायुमंडल में जो नमी आपकी मॉइस्चर जो पाई जाती है उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि SO2 प्लस H2O और बनेगा आपका H2SO4, ये आपका बनेगा, जैसे हम कहते हैं क्या, अम्लीय वर्षा। तो ये आपका क्या है, अत्यधिक हानिकारक है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से आपकी क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्लीय वर्षा। तो सबसे बड़ा अगर कारण इसमें से देखा जाए, विश्व में जल संकट का अगर सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो वो होगा आपका क्या, नगरीकरण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है, हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका होता है आपका वेग किसका, प्रकाश का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि की बात की जा रही है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं। तो अदिश राशि इसमें से कौन सी है, तो इसमें से आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। द्रव्यमान जो है वो क्या है, यहाँ से अदिश राशि है। बाकी गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार जो है आपकी वो सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांसा की क्या विशेषताएं हैं, यह सोने और चांदी जैसा तत्व है, यह तांबा और टिन का समांगी मिश्रण है, इसका उपयोग हजारों वर्षों से हो रहा है, इससे बर्तन, मूर्तियां एवं तोपें बनाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन आपको देखने हैं कि कौन कौन से आपको सही हैं। ये तो यह सोने और चांदी जैसा तत्व है, नहीं, ये सोने और चांदी जैसा तत्व नहीं है। यह कांसा जो है आपका वो तत्व नहीं है, वो आपका क्या है, वो मिश्रण है। वो दो धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है, ये पृथक तत्व नहीं होता है। बी ऑप्शन है, यह तांबा और टिन का समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है कि यह तांबा और टिन का समांगी मिश्रण है। तांबे का जो परसेंटेज है वो 75% होता है, और वहीं अगर टिन की बात की जाए तो टिन का जो इसमें परसेंटेज होता है वो 25% होता है। इसका उपयोग हजारों वर्षों से हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, उसको आपका कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व से लगभग इसका उपयोग होता आ रहा है। आपका चौथा ऑप्शन है, इससे बर्तन, मूर्तियां एवं तोपें बनाए जाते हैं। बिल्कुल, इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, बर्तन, मूर्ति और तोप बनाने में किया जाता है। यानी कि यहाँ से दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसा ऑप्शन यहाँ से है आपका बी, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, लोहे की छोटी सी कील
पानी में डूब जाती है, परंतु बहुत बड़ा पानी का जहाज नहीं डूबता है, क्योंकि कील का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होता है परंतु जहाज का कम। कील का भार उसके उत्प्लावन बल से कम होता है परंतु जहाज का ज़्यादा। कील का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होता है परंतु जहाज का ज़्यादा। जहाज का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर होता है परंतु कील का ज़्यादा। इनमें से अगर ऑप्शन दे, सबसे पहले बात करते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल की अगर बात करें तो वह बल जो पानी की अगर कोई लेयर है और इसके ऊपर अगर कोई वस्तु रखी हुई है और पानी की अगर कोई लेयर है और अगर कोई वस्तु रखी हुई है उसके ऊपर, तो वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है और पानी एक बल उस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगाता है। तो पानी के द्वारा जो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। तो अगर कील का भार अगर उसके उत्प्लावन बल से, पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अगर अधिक होगा तो कील क्या होगी, डूब जाएगी। और अगर जहाज का जो भार है वो क्या होगा, कम होगा, और उत्प्लावन बल अगर ज़्यादा होगा तो जहाज क्या होगा, तैरेगा। तो सीधी सी बात, यहाँ से आपका उत्तर सही होगा ए। कील का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होता है परंतु जहाज का कम। ए आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर की लवणता अधिक है इसलिए उसमें वस्तुएं डूबती नहीं हैं। यह सागर किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? सबसे पहले मृत सागर की बात करते हैं। तो मृत सागर में 238% आपकी जो औसत लवणता है वो पाई जाती है, और ये आपका जो है वो इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यानी कि इसका अधिकांश भाग जो है वो कहाँ है, वो जॉर्डन में है, और इसका कुछ भाग इसका कहाँ है, इजराइल में। यानी कि ये दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये आपका महाद्वीप पूछा गया है यहाँ से, तो ये आपका एशिया महाद्वीप में। बी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही से मक्खन किस कारण अलग होता है? आसवन, वाष्पीकरण, निस्तारण या अपकेंद्रण? देखिए, दही से जो मक्खन निकालने की विधि है उसे अपकेंद्रण विधि का नाम से जाना जाता है। एक फोर्स होता है आपका अपकेंद्रीय बल के नाम से जैसे जाना जाता है। यानी कि अगर कोई भी अगर वस्तु है उसमें बाहर से सेंटर की तरफ अगर कोई फोर्स लगता है उसे कहा जाता है आपका अपकेंद्रीय बल। एक अभिकेंद्रीय बल भी होता है जो कि आपका सेंटर से बाहर की ओर लगता है। लेकिन यहाँ किसी चीज़ को अगर अलग करने की बात की जाए तो आधुनिक जो प्रणाली है उसमें तकनीकी जो मशीनें आपकी यूज़ की जा रही हैं वो ज़्यादातर आपकी अपकेंद्रीय बल पर यूज़ की जा रही हैं, और ये आपका जो फोर्स है ये लगता है आपका बाहर से केंद्र की तरफ। तो ये अलग होता है आपका किससे? ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा डी, अपकेंद्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन क्या होता है? तांबे पर सोने की परत चढ़ाना, चांदी पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना या फर्श पर गोबर से लीपना? देखिए, यशद लेपन जो होता है वो आपका होता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जिसे हम गैल्वनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम हिंदी में जस्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। जस्तीकरण, गैल्वनाइजेशन या जस्तीकरण के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है आपका लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। यहाँ से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17, भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में, झारखंड में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो देखिए, भारत में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो आपकी पाई जाती हैं कहाँ? झारखंड में। बी आपका ऑप्शन है वो सही होगा। ये छोटा नागपुर के पठार के बिल्कुल ऊपर की साइड में इस तरीके से ये आपका पूरा स्थित है आपका कहाँ? झारखंड में। छोटा नागपुर के पठार के बिल्कुल ऊपरी सीमा को निर्धारित करती हैं, और ये आपकी झारखंड में पाई जाती हैं। बी आपका ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी? तो भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। बी आपका उत्तर है वो सही होगा। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन अगर पूछा जाए भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। बी आपका ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा का है?
अरबी, फारसी, लैटिन या इनमें से कोई नहीं। देखिए मानसून शब्द की अगर बात करते हैं तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और इसका जो अर्थ है वो होता है पवनों की दशा, यानी कि पवनों की जो आपकी स्थिति है, दशा है, उससे रिलेटेड होता है और ये है आपका क्या, अरबी भाषा का शब्द। ये आपका उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, धुआंधार बांध या इनमें से कोई नहीं। देखिए धुआंधार आपका जलप्रपात है, बांध नहीं है। ये धुआंधार आपका क्या है, जलप्रपात है, तो ये तो है ही नहीं इनमें से। अब देखिए ए आपका ऑप्शन है क्या, भाखड़ा नांगल, और बी है आपका हीराकुंड। इन्हीं में से हमें चॉइस करना है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा है, सबसे ऊंचा बांध नहीं पूछा है, गुरुत्वीय बांध पूछा है। देखिए अब यहां से आपका उत्तर है वो ए सही होगा, भाखड़ा नांगल बांध। 255.5 मीटर की ऊंचाई है इसकी, लगभग आपका होगा 740 फीट के आसपास। ये आपका भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। देखिए अगर यहाँ पूछा जाता कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आप लगाते टेहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड के टेहरी में स्थित है। तो उसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी लगभग 840 फीट के समथिंग, 850 फीट के आसपास। तो लेकिन यहाँ गुरुत्वीय बांध पूछा है, तो ये गुरुत्वीय बांध क्या होता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी की तरफ ऐसे खींचता है और इस गुरुत्वाकर्षण बल के बिल्कुल विपरीत दिशा में ये जो आपका बांध है वो खड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तब आप भाखड़ा नांगल बांध लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप टेहरी बांध लगाएंगे। वहीं अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो यहाँ आपका 20 का उत्तर जो है वो ए सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इस शिक्षार्थी को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर है वो सही होगा? देखिए नहीं पूछा है, उद्देश्य नहीं, तो यहाँ से आपका ए उत्तर जो है वो सही होगा। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली को सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखिए याद करने वाली, रटने वाली जो चीज़ है उसे हम बिल्कुल सिरे से खारिज करेंगे और आपका उत्तर इसीलिए यहाँ से सही होगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इनमें से जो आपका कौन सा उत्तर है वो सही होगा? अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता और स्थान क्यों दिया गया है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो बच्चों में चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए आपकी किसकी, पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ से आपका उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका 23वां, डैश को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन या संस्कृति। तो वातावरणीय कारकों, इसके अलावा किसके अलावा वातावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं? देखिए शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी आपका वातावरणीय कारक है, पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी आपका वातावरणीय कारक है और संस्कृति भी आपका वातावरणीय कारक है। लेकिन यहाँ से शारीरिक गठन जो है वो आपका आनुवंशिक कारक है और इसी को छोड़कर बाकी सभी आपके क्या हैं, यहाँ से किसमें, वातावरणीय कारकों में शामिल हैं। तो यहाँ से आपका उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली
नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इससे के पार्श्व में निहित उद्देश्य डॉट 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 को बढ़ावा देना है। किसको? शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पुनर्वलन को, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण या वैयक्तिक भिन्नताएं। तो देखिए यहाँ से आपका ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, सी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ज्ञान का सहसंबंध व स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए बच्चों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का आयोजन और कौशल अर्जित करना। तो क्या ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य होता है आपका कक्षा की पढ़ाई को किससे? बाहर के जीवन से संबंधित करना, यानी कि यहाँ से सी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो बच्चों के विकास के लिए या सामाजिक भावना के विकास के लिए सर्वोत्तम प्रयास कौन सा हो सकता है? तो यहाँ से आपका सी उत्तर है वो सही होगा, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27th, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों की सत्यापन या उपरोक्त सभी? अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन या उपरोक्त सभी। तो क्या ज्ञान और निर्माण के लिए क्या आवश्यकता है? क्या अनुभव की आवश्यकता नहीं है? है। अवधारणा का बनना, अवधारणा की भी आवश्यकता है। अन्वेषण यानी कि खोज, अन्वेषण विधियां और सत्यापन, इसकी भी आवश्यकता है, यानी कि यहाँ से उत्तर आपका डी सही होगा कि यहाँ से इन सभी की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ से आपका जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका डी सही होगा कि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। डी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है क्या? पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? पौधों का अवलोकन आवश्यक है। बी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है? क्या है? देखिए परिकल्पना का मतलब होता है कि किसी भी जो आपने रिसर्च जो की है उसके बारे में जो एक आप सोच समझ करके जो एक कल्पना कर रहे हैं या उसका जो मूल जो निकालने की कोशिश जो कर रहे हैं वो होती है आपकी क्या? परिकल्पना। यानी कि किसी भी घटना के बारे में आपका जो एक अनुमान है सोच समझकर किया गया आपका, वो क्या है? एक कल्पना है। और उसको आपने बार बार उसको क्या किया? परीक्षण किया और उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं पाई गई तो वो आपका क्या बन जाएगा? सिद्धांत बन जाएगा। ए आपका जो उत्तर है वो सही होगा। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत अगर नहीं पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एक सिद्धांत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 30 जो प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि हमारे सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी के साथ धन्यवाद।